2010 में ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया के इनिशिएटिव शुरू हुआ। बठिंडा से बीकानेर एक ट्रेन चलती है सिर्फ और सिर्फ मोस्टली कैंसर पेशेंट्स को लेके जाने के लिए कि वहाँ ट्रीटमेंट करा सके, और उस ट्रेन को कैंसर ट्रेन भी कहा जाता है। यूएस में जॉन एफ कैनेडी की नेतृत्व में जो सरकार थी उसने एक लॉ लेकर आए वो लोग, PL 480, पब्लिक लॉ 480, जिसे फूड फॉर पीस का नाम दिया गया। – 1968 में इंडिया ने एक पोस्टेज स्टैंप रिलीज करी। अब यूजुअली जो पोस्टेज स्टैंप्स होती हैं वो रिलीज होती हैं किसी एनिवर्सरी के लिए, कि देश को आज़ाद हुए 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, या किसी नेता को कमेमोरेट करने के लिए। दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा था कि वीट की सिग्निफिकेंस को जस्टिफाई करने के लिए एक पोस्टेज स्टैंप रिलीज की जा रही थी, क्योंकि 20 साल से इंडिया फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कर रहा था। वो इंडिया पहली बार अपने आप को सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ता हुआ देख रहा था। वार्ता विद शुभित की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन को और उसके कुछ ऐसे पहलुओं को जो या तो ज़्यादा डिस्कस नहीं किए गए या फिर उन्हें छुपा दिया गया। तो स्टार्ट करते हैं 47 से। इंडिया का बंटवारा होता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया और पाकिस्तान में, और इंडिया के दो बहुत ही फर्टाइल लैंड एरियाज, वेस्ट पंजाब और सिंध, जिनका कैनाल सिस्टम बहुत बढ़िया था, वो रातों रात चले जाते हैं पाकिस्तान में। इनकी सिग्निफिकेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर बताने के लिए क्योंकि ये दोनों एरियाज मिलके अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर 1 मिलियन टन फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते थे। अब एक तो आपका इतना बड़ा प्रोडक्टिव लैंड एरिया दूसरे देश चला जाता है, दूसरी चीज़ ये होती है एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। 41 से 61 के बीच इंडिया की पॉपुलेशन 40% बढ़ जाती है। हाल ये था कि 51-52 के अंदर इंडिया 51 मिलियन टन्स फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहा था 400 मिलियन लोगों को खिलाने के लिए। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 127 ग्राम्स पर डे पर पर्सन की फूड ग्रेन्स अवेलेबिलिटी थी, जो उस टाइम के न्यूट्रिशन नॉर्म्स से भी बहुत नीचे थी। फिर आते हैं 2 साल 65 और 66। इनमें दो बड़ी चीज़ें हुई या दो बड़े इवेंट्स हुए। पहला इंडिया पाकिस्तान की वॉर, और सेकंड इन दोनों कंसेक्यूटिव ईयर्स में सूखा पड़ा और फूड ग्रेन प्रोडक्शन 20% नीचे गिर गई। हाल ये था कि इस टाइम पे इंडिया को 11 से 15 मिलियन टन फूड ग्रेन्स बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। अब जब आप अपने खाद्य पदार्थ के लिए बाहर के देशों पर निर्भर करते हैं तो कभी कभी ये आपकी सोवरेनिटी पर भी सवाल खड़ा कर सकता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि फूड ग्रेन्स बाहर से इंपोर्ट हो रहे थे और इंडिया सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन्स जो इंपोर्ट कर रहा था वो कर रहा था यूएस से। यूएस में जॉन एफ कैनेडी की नेतृत्व में जो सरकार थी उसने एक लॉ लेकर आए वो लोग, PL 480, पब्लिक लॉ 480, जिसे फूड फॉर पीस का नाम दिया गया। अपने यहाँ पर एक्सेसिव फूड ग्रेन्स की जो स्टोरेज पे वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे थे, उन्होंने उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया इस प्रोग्राम के अंडर, और इंडिया इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा रेसिपिएंट था। एट द पीक ऑफ दिस प्रोग्राम इंडिया वाज गेटिंग क्लोज टू 10 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स इंपोर्टेड फ्रॉम द यूएस एवरी ईयर। और जो ये फूड ग्रेन्स आ रहे थे ये कोई बहुत अच्छी क्वालिटी के फूड ग्रेन्स नहीं थे, लाल गेहूं थे जो इंडियंस ना चाहते हुए भी कंज्यूम कर रहे थे क्योंकि हमारे पास फूड ग्रेन्स की कमी थी। साथ ही साथ इसके साथ एक इन्वेसिव वीड आई, पैराथेनियम ग्रास, जिसे कांग्रेस ग्रास का भी नाम दिया गया, जो कि बहुत समय तक इंडिया की फील्ड्स में रही और इसने इंडिया की प्रोडक्टिविटी को कुछ हद तक हॉल्ट किया। फिर आता है ईयर 1966। ये ईयर इसलिए अहम है क्योंकि भारत की तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका और वियतनाम में जो वॉर हो रही थी उसको क्रिटिसाइज किया, और उसके चलते लिंडन जॉनसन जो तब प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने इंडिया की फूड ग्रेन्स की जो सप्लाई थी उसको टाइट किया और कुछ हद तक बंद भी कर दिया। ये एक डीक्लासिफाइड अमेरिकन रिपोर्ट्स या डीक्लासिफाइड अमेरिकन रिकॉर्ड्स के अंतर्गत पता लगा है कि उन्होंने फूड ग्रेन्स की सप्लाई बंद कर दी। और जब उनसे पूछा गया कि पोप ने भी तो आपकी इस वॉर को क्रिटिसाइज किया है, तो उन्होंने कहा
कि पोप को हमारे फूड ग्रेन्स नहीं चाहिए, इंडिया को चाहिए। इंडिया शुड अंडरस्टैंड। जैसे मैंने पहले कहा था, जब आप फूड ग्रेन्स बाहर से लेकर आ रहे हैं तो आपकी सोवरेनिटी पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, और वही इंडिया के साथ हुआ। एंड दैट वाज द टाइम दैट द देन गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट वी नीड टू डू समथिंग रियली सब्सटैंशियल टू मेक श्योर दैट वी आर सेल्फ सफिशिएंट। इस चीज ने जन्म दिया ग्रीन रेवोल्यूशन को। MS स्वामीनाथन और एक अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे नॉर्मन बोरलॉग, उनके अंडर एक मुहिम, एक मूवमेंट चलाएगी ग्रीन रेवोल्यूशन की, जिसमें हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आए, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, किसानों को सब्सिडाइज्ड रेट्स पे बिजली प्रोवाइड कराएगी कि आप डिगिंग करके पानी निकाल सकें और फसलें उगा सकें। और साथ ही साथ एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके अंतर्गत सरकार ने आपको गारंटी दी, किसानों को गारंटी दी कि आप फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करिए, हम आपसे खरीदेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए 2 स्टेट्स को चुना गया, पंजाब और हरियाणा। अब इन्हीं 2 स्टेट्स को क्यों चुना गया? इनके कुछ रीजंस थे। पहला, इरिगेशन। 63 के अंदर भाखड़ा नंगल डैम का जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो गया था, और पंजाब और हरियाणा को इरिगेशन थ्रू दैट प्रोजेक्ट मिलना बहुत आसान था। सेकंड, लैंड टेरेन। पंजाब और हरियाणा फ्लैट एरियाज हैं, बिहार फ्लड प्रोन था और बंगाल एक रिवर डेल्टा था। थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। पंजाब और हरियाणा के किसानों के पास क्रेडिट अवेलेबिलिटी थी, उनके अपने सोर्सेज थे जिनसे वो क्रेडिट ले सकते थे, और जो कि मैकेनाइज्ड फार्मिंग या हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को उगाने के लिए ज़रूरी था कि आपके पास कैपिटल हो। चौथा, इंटेंट। जब 1966 में MS स्वामीनाथन ने 18,200 टन हाई यील्ड वैरायटी सीड्स मेक्सिको से इंपोर्ट करे, तो पंजाब और हरियाणा ने ट्रेन्स की वेट नहीं की, उन्होंने अपने ट्रक्स भेजे और वो सीड्स लेकर आए, उनको कल्टीवेट किया। जानते हैं कितने बड़े एरिया में? 2,40,000 हेक्टेयर के एरिया में। पांचवा रीजन था बिगर लैंड होल्डिंग्स in Punjab and Haryana compared to other states and a little bit of land reforms that had taken place. तो ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुई और साथ ही साथ शुरू हुआ इंडिया का सफ़र सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ, और इन्होंने रिजल्ट देना शुरू किया। 51 मिलियन टन्स फूड ग्रेन्स से सप्लाई पहुंची 95 मिलियन टन्स फूड ग्रेन्स की सप्लाई तक केवल 18 सालों में। वीट की यील्ड 3 गुना बढ़ी और चावल की यील्ड 2 गुना बढ़ी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि चावल पंजाब और हरियाणा की कन्वेंशनल स्टेपल डाइट नहीं है। पंजाब और हरियाणा ये प्रोड्यूस कर रहे थे क्योंकि उन्हें देश का पेट भरना था। इन ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब नंबर 1 स्टेट थी GDP के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे इंडिया के अंदर। पर हर मिरेकल और हर रेवोल्यूशन अपना एक बिल छोड़ के जाती है, आपको उसकी कीमत देनी पड़ती है। पंजाब ने खासकर उसकी कीमत दी 2 तरीके से, रिडक्शन इन वाटर टेबल एंड कैंसर और अदर हेल्थ इश्यूज। आज की डेट में हाल ये है कि कुछ एरियाज के अंदर पंजाब में 400 से 500 फीट नीचे तक आपको ड्रिल करना होता है ताकि आपको ग्राउंड वाटर मिल सके, क्योंकि ग्राउंड वाटर की रिप्लेनिशमेंट इतनी अच्छे से हुई नहीं। अब जब इतने नीचे आप जाएंगे तो आप एक्वाफायर रॉक्स को भी ड्रिल करेंगे जिनमें से लेड, मैग्नीशियम, यूरेनियम तक के एलिमेंट्स ऊपर आएंगे, तो आपका पानी कम हो रहा है और आप अनवांटेड एलिमेंट्स अपनी सॉइल के ऊपर लेकर जा रहे हैं। और जब आप ये केमिकल्स यूज करेंगे, एक्सेसिव यूज करेंगे, तो वो केवल सॉइल पे नहीं रहेंगे, वो ड्रेन आउट होंगे कैनाल्स के अंदर, वहां से नदियों के अंदर। IIT मंडी और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के हिसाब से सतलुज, ब्यास और घग्गर जैसी नदियों में केमिकल्स की रेजिड्यूल्स पाए गए हैं जो कि नॉर्मल मात्रा से बहुत ज़्यादा है। और राजस्थान ने तो फॉर्मल कंप्लेंट कर दी कि पंजाब के ज़रिए, कैनाल्स के ज़रिए जो पानी राजस्थान में आ रहा है उसने हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं राजस्थान के 8 ज़िलों में। हाल ये है कि मालवा रीजन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। जिन एरियाज़ में पेस्टिसाइड्स का यूज़ ज़्यादा है उनमें पर लाख कैंसर पेशेंट्स जो हैं वो हैं 52, और जिनमें कम है उनमें ऑलमोस्ट 30। तो आप लगा सकते हैं क्लोज टू 2 टाइम्स कैंसर पेशेंट्स ज़्यादा हैं। बठिंडा से बीकानेर,
एक ट्रेन चलती है सिर्फ और सिर्फ मोस्टली कैंसर पेशेंट्स को लेके जाने के लिए कि वहाँ ट्रीटमेंट करा सके, और उस ट्रेन को कैंसर ट्रेन भी कहा जाता है। अब एक चीज़ है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको लेकर सरकार ज़रूरतमंद लोगों को अपने देश के राशन कम दामों पे या मुफ्त सप्लाई करती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोविड के बाद सरकार ने दावा किया है कि वो 80 करोड़ लोगों को इस PDS सिस्टम के थ्रू खाना दे रही है, और इस PDS सिस्टम का 60 से 70% जो भार है वो केवल पंजाब और कुछ हद तक हरियाणा ही उठा रहा है। जिस ज़मीन ने, जिस धरती ने पूरे देश का पेट भरने का बीड़ा उठाया, आज वही ज़मीन अपने ही लोगों को बीमार कर रही है। इतने सालों से ये इश्यूज चल रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा सिर्फ एक ही तरीके की फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि उनसे भार उठाकर बाकी स्टेट्स को दिया जाए। 2010 में ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया के इनिशिएटिव शुरू हुआ, जिसमें 5 से 7 स्टेट्स को चूज किया गया। असम था, वेस्ट बंगाल था, छत्तीसगढ़ था, उड़ीसा था और ईस्टर्न यूपी के कुछ एरियाज थे। उनको कहा गया कि हम आपकी मदद करेंगे, आप राइस उगाइए, क्योंकि यहाँ रेनफॉल कंपैरेटिवली पंजाब और हरियाणा से ज़्यादा होती है। 2 साल के अंदर इस प्रोग्राम ने रिजल्ट दिखाए। नेशनल एवरेज इंक्रीज इन राइस प्रोडक्शन की थी 7.25% के आसपास। इन 5 से 7 स्टेट्स में 19.2% की इंक्रीज थी, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। लेकिन उसके बाद किसी वजह करके इस प्रोजेक्ट को इतनी तीव्रता से या इतनी स्ट्रेंथ से कंटिन्यू नहीं किया गया। अंत में मैं आपके सामने 2 से 3 सवाल रखता हूँ। पहला, जब ग्रीन रेवोल्यूशन पार्ट 1 60s के अंदर शुरू हुआ, तो क्या उसकी कोई डेडलाइन निर्धारित की गई थी, या क्या किसानों को बताया गया था कि आप 15 से 20 साल तक हमें मदद कीजिए ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो सके, एंड देन वी कुड गो ऑन टू समथिंग एल्स। दूसरा, वाटर टेबल नीचे जा रहा है, इसको लेकर सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब 2010 में एक नई मुहिम, एक नई मूवमेंट, एक नई रेवोल्यूशन चलाएगी, जिसने रिजल्ट देने शुरू भी कर दिए थे, उसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया। ये सवालों के जवाब अगर आपके पास हैं या आप कोई भी कमेंट करना चाहते हैं, प्लीज़ कीजिए। जितने भी डेटा पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कोट किए हैं, वो सोर्सेज में नीचे अवेलेबल हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।